मुझे ये पेन बेचो। लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट अपने तीखे दृष्टिकोण और बोल्ड कथा के साथ हमें 1990 के दशक के वित्तीय उन्माद की ओर ले जाती है, जो पैसे और सत्ता के खेल में खोए हुए लोगों का सामना करती है। अब वित्तीय दुनिया के अंधेरे कोने में आपका स्वागत है। ये इच्छा, लालच और अनंत महत्वाकांक्षा से भरी जगह है। वॉल स्ट्रीट, अभिजात वर्ग की ये जगह, यहाँ लोग पैसे के लिए पागल हो रहे हैं। उनकी पहली नौकरी एक निवेश बैंक में एक टेलीफोन सेल्समैन की थी। यहीं पर उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, मार्क। मार्क एक वरिष्ठ स्टॉक ब्रोकर थे। उन्होंने जॉर्डन को स्टॉक बाजार की क्रूर सच्चाई से अवगत कराया। स्टॉक ब्रोकर का काम बाजार की सटीक भविष्यवाणी पर आधारित नहीं होता, बल्कि निरंतर बिक्री और ग्राहकों के फंड के प्रवाह पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक ने 8 युआन में एक शेयर खरीदा और अब ये 16 युआन तक बढ़ गया है। ग्राहक बहुत खुश है और इसे बेचना चाहता है। इस समय स्टॉक ब्रोकर को ग्राहक को दूसरे स्टॉक में निवेश करने के लिए राजी करना पड़ता है। इस तरह से ग्राहक निवेश करना जारी रखेगा और ग्राहक निश्चित रूप से निवेश करेगा, क्योंकि लोगों का लालच अंतहीन होता है। सिद्धांत रूप में ग्राहक पैसा कमाता है, लेकिन पैसा सिर्फ एक संख्या है। स्टॉक ब्रोकर उससे पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन ये असली नकदी है और ये मानव स्वभाव में लालच का फायदा उठाता है। यानी लोग हमेशा अधिक आय की इच्छा रखते हैं। इस तरह पैसा लगातार बाजार में निवेश किया जाता है। मार्क ने जॉर्डन को यह भी बताया कि वॉल स्ट्रीट के भारी दबाव में उन्हें खुद को अत्यधिक उत्तेजित रखना पड़ता है। कोका कोला अपरिहार्य है, उसे जागते रहने के लिए दिन में कम से कम 2 बार आना पड़ता है। मार्क के मार्गदर्शन में जॉर्डन ने शेयर अर्थव्यवस्था के कौशल में जल्दी ही महारत हासिल कर ली और उसे केवल 6 महीने में लाइसेंस मिल गया। इसने जॉर्डन को उसका नियमित ग्राहक बना दिया और उसने अपने भविष्य के व्यापारिक साम्राज्य में इस मॉडल का इस्तेमाल किया। लेकिन वॉल स्ट्रीट में जॉर्डन की शुरुआत आसान नहीं थी। जब वो एक बड़ा कदम उठाने वाला था, तभी शेयर बाजार ढह गया और निवेश बैंक ने दिवालियापन की घोषणा कर दी। उसकी पहली नौकरी भी बर्बाद हो गई। जीविका चलाने के लिए वो एक माल प्रबंधक की तलाश करने जा रहा था। उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि उसके साथ गलत व्यवहार हो और वो कुछ ऐसा करे जो उसे पसंद ना हो। उसने अखबार में स्टॉक ब्रोकर की भर्ती करने वाली कंपनी देखी और जॉर्डन को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ वो इस छोटी स्टॉक अर्थव्यवस्था कंपनी में शामिल हो गया। ये एक छोटी स्टॉक अर्थव्यवस्था कंपनी थी और वे सभी जंक स्टॉक बेचते थे। जॉर्डन ने सोचा कि कोई भी इस तरह का जंक स्टॉक नहीं खरीदेगा। वो बस वापस लौटना चाहता था और चला जाना चाहता था, लेकिन वो 50% कमीशन में दिलचस्पी रखता था। उसके परिवार ने कहा, अगर तुम $10,000 कमा सकते हो तो कौन 5,000 कमीशन के साथ कोशिश नहीं करना चाहेगा। पिछली कंपनी का कमीशन केवल 1% था, इसलिए उसने तथाकथित कबाड़ स्टॉक बेचने की कोशिश शुरू कर दी। जॉर्डन ने गहराई से समझा कि व्यक्ति जितना गरीब होगा, रातों रात बदला लेने की इच्छा उतनी ही प्रबल होगी। उसने इन कबाड़ स्टॉक को चमकते हुए सुनहरे पहाड़ में बदल दिया। ग्राहक तुरंत उसके दीवाने हो गए। अपने बेहतरीन बिक्री कौशल के साथ जॉर्डन ने तुरंत पहला ऑर्डर लॉन्च किया। उसने जल्दी ही बहुत पैसा कमाया, इसलिए उसके परिवार का निवेश हमेशा तार्किक होना चाहिए। धन की वृद्धि के साथ जॉर्डन ने इस्तीफा दे दिया और अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना शुरू कर दिया। उसने बिक्री के अनुभव वाले कुछ दोस्तों और एक पड़ोसी तांग ई को भर्ती किया, जिसकी जुबान तीखी थी। हालांकि ये लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्हें बिक्री का बहुत अनुभव था। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें पैसे कमाने की तीव्र इच्छा थी। इनके लक्षित ग्राहक गरीब लोग थे जो रातों रात बदला लेना चाहते थे। उसकी पत्नी जानती थी कि जॉर्डन के पास बहुत से गरीब लोग हैं, इसलिए वो बहुत परेशान थी। उसने सुझाव दिया कि वो बिक्री का लक्ष्य अपनी पत्नी को दे दे, लेकिन जॉर्डन को नहीं पता था कि अमीर आदमी बंदर जितना मूर्ख है। लेकिन उसकी पत्नी के सुझाव ने जॉर्डन के लिए नए विचार खोल दिए। समस्या विश्वसनीयता की थी। विश्वसनीयता की समस्या को कैसे हल किया जाए, यही पैकेजिंग थी। जॉर्डन ने कंपनी रजिस्टर करके कर्मचारियों की पैकेजिंग करके इतिहास रच दिया। सबसे पहले उसने अपने लोकप्रिय शेयर उन्हें बेचे। साख बनने के बाद उसने जंक स्टॉक बेचना शुरू कर दिया। जंक स्टॉक जॉर्डन और अन्य लोगों के लिए लाभ का बिंदु थे। वॉल स्ट्रीट में काम कर चुके जॉर्डन को पता था कि अमीर लोगों से कैसे संवाद करना है। उनकी रणनीति बहुत अच्छी तरह से काम करती थी। कंपनी का पैमाना भी बढ़ रहा था। फोर्ब्स मैगजीन में एक नकारात्मक समाचार लेख के माध्यम से उन्होंने कंपनी को वॉल स्ट्रीट पर एक स्टार बना दिया। जॉर्डन का करियर अब से उड़ान भरेगा। वो न केवल बहुत पैसा कमाता था, बल्कि एक युवा वर्ग को भी आकर्षित करता था जो भाग्य बनाना चाहते थे। वो उनकी टीम में शामिल होना चाहता था। जॉर्डन इन कर्मचारियों के लिए एक अच्छा आउटलेट प्रदान करता था, जो हर दिन अत्यधिक उत्तेजित रहते थे। वो अपने पूर्व स्टॉक ब्रोकर द्वारा सिखाई गई रणनीति का उपयोग करता था।
कर्मचारियों की खुशी के साथ वो दर्जनों मुश्किल से मिलने वाली रानियों को कंपनी में बुला लेता था। हालांकि प्रतिष्ठा के विकास के साथ जॉर्डन को कानूनी समीक्षा का भी सामना करना पड़ा। जॉर्डन का व्यक्तिगत जीवन भी नाटक से भरा था। उसकी मुलाकात नाओमी से हुई, जो पार्टी में हॉट थीं। दोनों के बीच संबंध जल्दी ही गर्म हो गए। जॉर्डन का जुनून न केवल नाओमी के शरीर का था, बल्कि दो लोगों के मूल्यों का भी था। अंत में उनके प्रेम संबंध की खोज उनकी पत्नी ने कर ली थी। उनकी पत्नी जॉर्डन से बहुत निराश थी। आखिरकार उसने तलाक लेने का फैसला किया। जॉर्डन ने अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद नाओमी को अपना नया पार्टनर बना लिया। कंपनी का कारोबार सही दिशा में बढ़ने के साथ ही जॉर्डन की संपत्ति भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। वो पैसे कमाने का और तेज तरीका ढूंढने लगा। इसे ही माउज होल कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जॉर्डन दूसरों के नाम पर चुपके से शेयर खरीदता था, फिर किसी भी तरह शेयर की कीमत बढ़ाता था, फिर शेयर बेचकर भारी मुनाफा कमाता था। हालांकि इस तरह से वो खूब पैसा कमाता था, लेकिन यह व्यवहार दिखाई नहीं देता था। इन आय को कंपनी के खातों में सार्वजनिक रूप से दर्ज नहीं किया जा सकता था। धन के निरंतर संचयन के साथ जॉर्डन का जीवन और अधिक शानदार होता जा रहा था। वो नहीं जानता था कि पैसे कैसे खर्च किए जाएं। नाओमी के प्रति अपने प्यार के प्रतीक के रूप में उसने एक भव्य शादी की, और एक पागल शादी की पार्टी के बाद उसने नाओमी को एक बड़ी हीरे की अंगूठी खरीदी। उसने उसे एक आलीशान नौका और एक भव्य मनोरथ भी दिया। 18 महीने बाद जॉर्डन और टोनी की सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध महिलाओं के जूतों की कंपनी ने आखिरकार लिस्टिंग का दिन का स्वागत किया। उन्होंने कंपनी के 85% शेयरों पर निजी रूप से नियंत्रण किया, लेकिन प्रतिभूति उद्योग के नियमों के कारण वे सीधे सूचीबद्ध कंपनी के शेयर नहीं रख सकते थे। तो ये शेयर दरअसल महिलाओं की जूतों की कंपनी के बॉस के नाम पर लिस्टेड थे। कंपनी की लिस्टिंग के दिन हालांकि बॉस ने स्टेज पर आकर एक रोमांचक भाषण दिया, लेकिन जॉर्डन के कर्मचारियों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए जॉर्डन खुद स्टेज पर गए और एक जोशीला भाषण दिया। उन्होंने सफलतापूर्वक कर्मचारियों के खून में आग लगा दी। वो जानते थे कि कर्मचारियों को पैसा चाहिए। ये भूखे भेड़िया को मांस दिखना जैसा था। उनके प्रोत्साहन के तहत कर्मचारियों ने महिलाओं के जूतों के शेयर पागलों की तरह बेचना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 घंटे में जॉर्डन और टोनी ने 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी मुनाफा कमाया। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद FBI की जांच ने जॉर्डन की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। उसने रिश्वत देकर और पैसे की हेरफेर करके कानूनी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश की। जॉर्डन ने अपने FBI एजेंट की जांच करने के लिए एक नियुक्ति की। वो रिश्वत देकर शांति खरीदना चाहता था, लेकिन उसने खाता बिल्कुल नहीं खरीदा। सौभाग्य से उसने ये बात शांत तरीके से कही, अन्यथा वो रंगे हाथों पकड़ा जाता। जॉर्डन स्विस बैंक में पैसा जमा करना चाहता था, क्योंकि वो रिश्वत देने में सफल नहीं हुआ था। उसने स्विस बैंक के प्रभारी व्यक्ति से वित्तीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कहा, क्योंकि स्विट्जरलैंड में स्टॉक धोखाधड़ी भी एक अपराध है। अगर घटना हुई तो बैंक को अमेरिकी न्याय विभाग के साथ सहयोग करना पड़ेगा। प्रभारी व्यक्ति ने संकेत दिया कि पैसा किसी और के नाम पर था। जॉर्डन ने नाओमी की चाची के बारे में सोचा। उसके नाम पर एक यूरोपीय पासपोर्ट था, इसलिए यह अधिक उपयुक्त था। हालांकि जब जॉर्डन ने उसकी चाची को मिला तो उसने बस थोड़ा सा त्याग किया। उसकी चाची ने तुरंत सहमति दे दी। परिवार के सदस्य, ये एक छोटे बेटे की शक्ल थी। कोई भी भ्रमित नहीं था। अगला सवाल यह था कि 20 मिलियन से अधिक नकदी को स्विट्जरलैंड कैसे स्थानांतरित किया जाए। जॉर्डन ने सोचा कि उसके दोस्त ब्रैड की पत्नी स्विस है। उसने उसे पैसे की मदद करने के लिए कुछ स्विस दोस्त खोजने के लिए कहा। 1 महीने के भीतर पैसा स्विस बैंक में स्थानांतरित हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी बार एक गलती हो गई। टोनी और ब्रैड ने पहले शराब नहीं पी थी। स्थानांतरण के पहले टोनी जानबूझकर परेशानी तलाश कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि ब्रैड पकड़ा गया। टोनी जानता था कि वो मुसीबत में है और जॉर्डन को बताने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वो एक कैंडी की बोतल ले गया जो वो कई सालों से इकट्ठा कर रहा था। धोखा देने के बारे में सोचते हुए जॉर्डन और टोनी ने 2 शॉट लिए और कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मुझे झकड़ते हुए बहुत समय हो गया है, क्या ये अभी भी प्रभावी है? इसलिए कुछ शॉट फिर से नीचे गिर गए। इस समय वकील ने जॉर्डन को सार्वजनिक फोन पर संपर्क करने के लिए कहा। जॉर्डन घर से 1 मील दूर एक फोन बूथ पर गया। वकील ने बताया कि उसके घर और दफ्तर के फोन पर FBI की नजर है। टोनी की कहानी भी उजागर हो गई। अचानक जॉर्डन ने कैंडी खाई और हंसा। अचानक उसका चेहरा जटिल हो गया। उसका चेहरा भी अचंभित लग रहा था। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ सीढ़ियों से नीचे लुढ़क कर कार में घुस गया। इस समय नाओमी ने फोन किया और कहा कि टोनी नियंत्रण से बाहर है। वो स्विस बैंक को फोन कर रहा था। जॉर्डन चाहता था कि नाओमी टोनी को यथासंभव रोके, लेकिन वो कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता था। एक अनुवादक के रूप में मैं उसके शब्द नहीं समझ सकता था, न ही नाओमी उसे समझ सकती थी। जॉर्डन ने जबरदस्ती घर की ओर ड्राइव की और टोनी के हाथ में फोन थमा दिया। टोनी जानता था कि वो मुसीबत में है और शांत होने के लिए कुछ खाना चाहता था, लेकिन उसका गला फिर से घुट गया।
जॉर्डन उसे प्राथमिक चिकित्सा देता रहा। भोजन उसके गले से बाहर निकल गया। अगले दिन पुलिस आई। कल रात हुई ट्रैफिक हादसे के कारण उसे ले जाया गया। जॉर्डन ने अपनी लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी देखी। उसने सोचा कि वो ठीक है और कोई भी गलत नहीं था। उसने ऐसा कैसे किया? पुलिस ने उसे फिर से रिहा कर दिया क्योंकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। ब्रैड इतना भाग्यशाली नहीं था क्योंकि उसने अपने अच्छे दोस्तों को धोखा नहीं दिया तो उसे 3 महीने की सजा सुनाई गई। जॉर्डन पर कड़ी निगरानी रखी गई। वकील ने सुझाव दिया कि वो इस्तीफा दे दे और जुर्माने के समझौते को स्वीकार कर ले। प्रतिभूति नियामक आयोग के साथ इस तरह एफबीआई के पास फिर से उसकी जांच करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन जॉर्डन फिर से प्रतिभूति व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहता था। विदाई पार्टी में जॉर्डन और अधिक उत्तेजित हो गया। उसने कर्मचारियों और खुद को स्थानांतरित कर दिया। इसलिए उसने अपने इस्तीफे की घोषणा। अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।